प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार व समाज से जुड़े कुल 12 संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, स्वास्थ्य व प्राथमिक शिक्षा, श्रम बाजार दक्षता, वित्तीय बाजार और प्रौद्योगिकी उपलब्धता आदि। हमारा अगला सवाल है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह देश की नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित भावी ज़रूरतों पर विस्तृत अध्ययन व विचार विमर्श पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है कि किसे दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि ऑप्शन ए गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ऑप्शन बी कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ऑप्शन सी सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, या फिर ऑप्शन डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में आधिकारिक गरीबी रेखाएं द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रति व्यक्ति औसत व्यय से संबंधित होती है। अतः अलग अलग राज्यों में कीमत स्तर अलग अलग होने से राज्यों की आधिकारिक गरीबी रेखाओं में भिन्नता आती है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। हमारा दूसरा कथन है वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। हमारा तीसरा कथन है कि भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा कोयले का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 2 चरणों कुकिंग कोयला क्षेत्र 1971-72 तथा गैर कुकिंग कोयला क्षेत्र का 1973 में किया गया था। अतः विकल्प 1 सत्य है। वर्तमान समय में भी भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। हमारा दूसरा कथन है भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। हमारा तीसरा कथन है पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है। भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड कार्यरत है। अतः कथन 2 भी गलत है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है। अतः विकल्प सी सही जवाब है। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनी के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
हमारा अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र उपागम लीड बैंक स्कीम कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। लीड बैंक स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय प्रबंधन करने, वित्तीय कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने, उन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, सरकार का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। हमारा दूसरा कथन है, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण गैर सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है, अतः कथन एक गलत है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में भारत के कुल विदेशी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर में मूल्य वर्गित ऋण का हिस्सा 48.2% पर बना हुआ है, जिसके बाद भारतीय रुपया 37.3%, SDR 5.7%, जापानी येन 4.6%, यूरो 3.2% तथा अन्य 1% का स्थान आता है। जबकि कथन 2 में दिया गया है कि भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, अतः कथन 2 गलत है। विदेशी ऋण क्या है, इस पर बात करें तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या संगठन से ली गई उधारी जो उसे ब्याज सहित या ब्याज रहित लौटानी होती है, विदेशी ऋण कहलाता है। ये अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋणों का संयोजन होता है। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्रिम यानी एडवांस, ऑप्शन बी जमा, ऑप्शन सी निवेश, या फिर ऑप्शन डी मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित शामिल होते हैं: मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, निवेश ऋण अग्रिम, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, मैच्योरिटी के 1 वर्ष की अंतर सरकारी प्रतिभूति, स्पेशल डिपॉजिट्स एट सेंट्रल बैंक, कैश एट द सेंट्रल बैंक, बिल डिस्काउंटेड आदि। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे विकल्प हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दिए गए कथन के अनुसार भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित कारणों का योगदान है: भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक आईटी सेक्टर का विदेशी मुद्रा अर्जन, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन। प्रश्न का दूसरा कथन है सरकारी व्यय का बढ़ना, जो कि गलत है। हमारा अगला सवाल है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र, ऑप्शन सी वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट, या फिर ऑप्शन डी सहभागिता पत्र यानी पार्टिसिपेटरी नोट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पार्टिसिपेटरी नोट यानी सहभागिता नोट एक वित्तीय उपकरण है जो सेबी में पंजीकृत नहीं किए गए निवेशकों या विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जारी किया जाता है। भारतीय प्रतिभूतियों के रूप में इक्विटी प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति या डेरिवेटिव शामिल होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाला निवेशक भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है। इसका धारक वह विदेशी निवेशक होता है जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करता है।
इस प्रकार पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाले निवेशक का आर्थिक लाभ इसके धारक हुए बिना ही प्राप्त करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारा पहला कथन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। हमारा दूसरा कथन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। हमारा तीसरा कथन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट की दिशा में एक निश्चयात्मक जोर दिया गया। इस योजना के दौरान यानी 1956 से 1961 में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। अतः कथन 1 सही है। ध्यातव्य है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से लेकर 1974 का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति था। अतः कथन 2 भी सही है। ध्यातव्य है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गाडवेल मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न के तीसरे कथन में दिया गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। गौरतलब है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किए गए थे। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में क्रियान्वित किए गए। हमारा अगला सवाल है, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, AIIB के 80 से अधिक राष्ट्रीय सदस्य हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो वर्तमान में बैंक में कुल 97 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें 70 मेंबर्स और 27 प्रोस्पेक्टिव मेंबर शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। बैंक की अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल $100 बिलियन है। चीन, भारत एवं रूस क्रमशः बैंक के 3 सबसे बड़े शेयरधारक एवं मताधिकार वाले देश हैं। अतः कथन 2 गलत है। अमेरिका एवं जापान को छोड़कर विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश इस बैंक का हिस्सा हैं। अतः तीसरा कथन भी गलत है। हमारा अगला सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में तथ्यों की बात करें तो इस ब्यूरो की स्थापना बैंकों के प्रशासन से संबंधित समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में अपना कार्य करना शुरू किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े प्रशासनिक निर्णय लेता है तथा इसका प्रमुख कार्य बैंकों के प्रमुख अधिकारियों एवं प्रमुखों की नियुक्ति करना है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। पीएनजीआरबी से पहले बहुत सारे नियामक निकायों का गठन किया जा चुका है, जैसे TRAI, IRDAI आदि। अतः कथन एक गलत है। पीएनजीआरबी के प्रमुख कार्यों में से एक यह भी है कि ये गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करता है। अतः कथन 2 सही है। इलेक्ट्रिक्स एक्ट 2003 के तहत स्थापित अधिकरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के प्रयोजनों के लिए अपीलीय अधिकरण यानी अपीलीय ट्रिब्यूनल होगा, और कहा गया है कि अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के तहत या इसके प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा। अतः कथन 3 में वर्णित पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाती है। वाक्य पूर्णतः सही है। अपने अगले सवाल पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन बी करों का भुगतान करना, ऑप्शन सी संपत्ति का पंजीकरण करना, या फिर ऑप्शन डी निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 11 पैरामीटर्स मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। ये मानक हैं बिजनेस शुरुआत करने का माहौल, कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता, बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में, टैक्स भरने के मामले में, सीमा पार व्यापार के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के मामले में, दिवालिया मामलों का समाधान, लेबर मार्केट रेगुलेशन। नोट ध्यातव्य है कि लेबर मार्केट रेगुलेशन में किसी देश की रैंकिंग नहीं दी जाती है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, ऑप्शन बी इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनी स्टॉक, ऑप्शन सी कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, ऑप्शन सी समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का जो स्तर है उसे किसी भी देश के संदर्भ में उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाता है। अपने अगले सवाल पर बात करें। हमारा सवाल है भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गैर जरूरी वस्तुओं की आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्यवर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, या फिर ऑप्शन डी एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रसारणशील मौद्रिक नीति अवमूल्यन का प्रमुख कारण है, इसलिए कथन डी असत्य होगा। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिस्टेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संदर्भ में आरबीआई इनके स्वामित्व एवं संचालन संदर्भ में निजी क्षेत्रों को प्रतिबंधित नहीं करता, अतः कथन 2 असत्य है। इसका लेखांकन अनुभवजनित लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने का प्रावधान है एवं सीएजी के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः कथन 3 असत्य है। हमारा अगला सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आरक्षित नकदी यानी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
भारत में मुद्रा गुणक को व्यापक मुद्रा यानी M3 और आरक्षित मुद्रा यानी MO के अनुपात में मापते हैं। इस प्रकार आरक्षित मुद्रा बढ़ने से गुणक मुद्रा की मात्रा घटेगी। इसके साथ ही जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ ही गुणक मुद्रा में वृद्धि होती जाती है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है या फिर हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल परिवहन लागत, ऑप्शन बी केवल ब्याज लागत, ऑप्शन सी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, या फिर ऑप्शन डी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शामिल होता है। आर्थिक लागत इज इक्वल्स टू किसानों को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा खरीद संबंधी सहायक खर्च जमा वितरण लागत। तो ये तो हुई आज के सवालों की बात। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।